बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों को पुलिस चौकी का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया है। चौकियों की निगरानी एसपी मुजाहिद से वापस लेकर डिविजनल एसपी को सौंपी जाएगी। शहर लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों को पुलिस चौकी का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा कि दाखिली रास्तों को पुलिस चौकी का दर्जा देने का फैसला किया गया है, इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, तब्दीली क्या लाई जा रही है? और खारजी रास्ते हैं, इनको चौकी का दर्जा देने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से एसएसपी मुस्तनसर फरोज का ये कहना था कि तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनकी तादाद 13 है और इन 13 को आज चौकी का दर्जा दिया जा रहा है। लाहौर में पहले भी जो चौकियां मौजूद है, अभी इन 13 चौकियों का मजीद इजाफा हो जाएगा और इसको चौकी बनाने का मकसद ये है कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं ये जिस थाने की हदूद में आते हैं, इनका इंचार्ज जो है वो थाने का एसएचओ होगा और जो डिविजनल एसपीज हैं वो इन थानों की जो निगरानी करेंगे इस चौकियों की। और इस चौकियों के बनाने से आप जहाँ पे जो एहलकार जो तैनात होंगे ये डायरेक्टली अंडर होंगे थानों के। इसमें आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले जो था ये तमाम जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते जिनकी तादाद 13 के करीब बनती है, ये तमाम के तमाम एसपी मुजाहिद के अंडर थे। लेकिन क्योंकि लाहौर को अब ऑपरेशन विंग को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है, तो इसी सूरत हाल में अब जो है वो चौकी जो होगी वो एसपी मुजाहिद के अंडर होने की बजाय अब वो थाने की हदूद में होगी और इसकी सुपरविजन जो है वो डिविजनल एसपीज करेंगे। इसमें आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि चौकी के ऊपर जो तैनात एहलकार होंगे इनका जो मुद्दत तैनाती है वो 6 माह होगी और 6 माह के बाद इनको तब्दील करके थानों में भिजवाया जाएगा और थानों से दीगर जो नफरी होगी वो इन नाकों के ऊपर तैनात की जाएगी और इसकी तमाम जो अमूर है वो मुतलका जो पुलिस स्टेशन होगा। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इंजीनियर्स की रैली धरने में तब्दील हो गई। पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर्स ने पंजाब असेंबली के बाहर धरना दे दिया है। फैसल चौक बंद होने से ट्रैफिक का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर है। शहरी मुश्किलात में नजर आ रहे हैं। टेक्निकल अलाउंस और तनख्वाह में इजाफा किया जाए, इंजीनियर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि रैली धरने में तब्दील हो चुकी है। इंजीनियर्स की जानिब से रैली निकाली गई जो कि अब धरने की शक्ल इख्तियार कर गई है। पंजाब एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर ने पंजाब असेंबली के सामने धरना दे रखा है। मनाजिर आपके सामने हैं। मुतालिबात के हक में बैनर्स भी उठा रखे हैं, प्लेकार्ड्स भी उठा रखे हैं और अपने मुतालिबात के हक में नारे लगा रहे हैं। इसी बारे में जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा इनके मुतालिबात क्या हैं और एहतजाजी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि पहले जो है वो रैली निकाली गई, अब धरने की शक्ल ये रैली इख्तियार कर गई है, तो क्या मुतालिबात सामने रखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इंजीनियर्स का धरना अब जारी है पंजाब असेंबली के सामने। ये रैली की शक्ल में महकमा मवासलात जो कि सेक्रेटेरिएट है वहाँ से रैली की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इनका एहतजाजी धरना अब जारी रहेगा जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते। तो इनके मुतालबात एक दफ़ा फिर जानते हैं। इनके जो इंजीनियर्स हैं, लेडी इंजीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा अब आपकी एक ही मुतालबा है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक आप धरना ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि धरना कुछ देर के लिए होगा, उसके बाद आप लोग उठ जाएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, जब तक हमारा टेक्निकल अलाउंस का नोटिफिकेशन नहीं होगा हमारा धरना जारी रहेगा। जब नोटिफिकेशन होगा तभी ये धरना खत्म होगा। अच्छा, बताइएगा कि जो टेक्निकल अलाउंस है आपका, उसमें उसके साथ साथ और मजीद क्या मुतालबा है? दूसरा मुतालबा हमारा सर्विस स्ट्रक्चर से है। देयर इज़ नो प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर इन द डिपार्टमेंट। पहला मुतालबा हमारा टेक्निकल अलाउंस है। आज के लिए धरना टेक्निकल अलाउंस के लिए, उसके बाद हम दूसरे मुतालबे करेंगे, लेकिन अभी बेसिक हमारा टेक्निकल अलाउंस है। अच्छा, महकमे की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई हो कि कब तक आपके मुतालबात मंजूर किए जा सकते हैं? यकीन दहानी तो कराई गई है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं है और हम वर्बली किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करेंगे जब तक रिटन नोटिफिकेशन नहीं होता। अच्छा मैडम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने टेक्निकल अलाउंस जो है वो बढ़ाया, तो आपका कितना मुतालबा कि कितना बढ़ना चाहिए? जैसे सेम खैबर पख्तूनख्वा है वैसे हमारा मुतालबा है 1.5 गुना बेसिक पे हमारा जो है टेक्निकल अलाउंस बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आपने बात सुनी और इसी तरह इनका धरना जो है वो यहाँ पर जारी है। लोग जो बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में ना सिर्फ लाहौर से इनका तल्लुक़ है बल्कि पूरे पंजाब से मुख्तलिफ महकमों से इनका तल्लुक़ है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इनका जो है वो इंजीनियर्स वहाँ पर तैनात किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और कहा गया था कि इनके मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो तहरीरी नोटिफिकेशन है वो सामने नहीं है और पंजाब असेंबली के सामने इनका धरना जो है अब जारी है। तो इनका सिर्फ एक ही कहना है कि जब तक इनका टेक्निकल अलाउंस मंजूर नहीं हो सकता, जो अजाफी इनकी तरफ से एक अपील की गई थी
तब तक इनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। और इनके दीगर मुतालबात में इनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से वो भी मुतालबात शामिल है कि तनख्वाहें जो है वो मज़ीद उसमें बेहतरी की जाए, जैसे डॉक्टर्स उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अलाउंस जो है वो अजाफी मंजूर किया था, टेक्निकल अलाउंस, तो उसी पर अब ये पंजाब के इंजीनियर्स का अली रामी आपका बहुत शुक्रिया। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने बसंत की तारीख का ऐलान कर दिया है। लाहौर में बसंत 9 और 10 फरवरी बरोज हफ्ता इतवार मनाई जाएगी। आपको बताते चले इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और लाहौरियों का अपना त्योहार वापस आ गया है। मजीद जानेंगे वकार घुम्मन से। वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तारीख का लाहौरिये गुज़श्ता 10 साल से इंतज़ार कर रहे थे वो बाज़ाब्ता तारीख बसंत, लाहौर में बसंत का ऐलान कर दिया गया है और उसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। सदर डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख सलीम ने 9 और 10 फरवरी 2019 को लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान किया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कल बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर में बसंत मनाने का जो ऐलान किया गया था और उसके बाद जो तारीख देनी थी, लाहौर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शेख सलीम ने इसकी तारीख दे दी है। गुज़श्ता 10 साल से लाहौरिये लाहौर में बसंत के फेस्टिवल का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान हो गया। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद हैं, सदर शेख सलीम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब, 10 साल से जो आप कोशिशें कर रहे थे वो रंग ले आई हैं, हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया और आपने भी बसंत मनाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां की जाएंगी? हुकूमत की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है उसके साथ क्या ताउन किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। इन 10 सालों में जो कोशिश हुई है उसमें सिटी 42 हमारे साथ शाना बशाना था, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और रह गया हुकूमत से मिल के हमने ये डेट अनाउंस की है 9-10 फरवरी 2019, ताकि अभी 2 माह बाकी है, तकरीबन 2 माह बाकी है। इस दौरान इंशाअल्लाह ताला सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे और जो लोग दूसरे शहरों से आना चाहेंगे उनके लिए भी एक मौका है। शेख साहब, जो डोर बनाने वाले हैं, जो पतंगे बनाने वाले हैं, वो इस कम अरसे में तमाम जो ऑर्डर्स हैं, जो ये इसकी पैदावार है पतंग की डोर की, इसको पूरा कर सकेंगे? देखिए, वो दिन रात काम करेंगे, बड़े शेर आदमी हैं हमारे और भूखे हैं। भूखा शेर तो वैसे ही बहुत तगड़ा होता है, तो ये इंतजाम आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो इंडस्ट्री काफ़ी अर्सा से बेरोज़गार थी, दीगर काम कर रही थी, अब जब ये दोबारा बसंत का ऐलान हुआ है तो कितने तकरीबन अरब रुपए की जो मईशत में ये सारे सर्कुलेट करेगा पैसा? अरब रुपये की बात न करें, अरबों रुपये की बात करें। आज से 10 साल पहले जो 5-10 अरब का सरमाया लगता था, आता था, अब उसको आप इसको 10 गुना ज़्यादा कर ले। और ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल 9-10 फरवरी को लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, इसका बाकायदा ऐलान हो गया है और लाहौर ये इस हवाले से बड़े बेताब थे। कल जब इसका ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पर, दीगर फोरम्स पर लाहौरियों की जानिब से इस ऐलान का खैर मकदम किया गया और आज इसकी बाज़ाब्ता तौर पर तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। फरवरी की 9-10 तारीख को हुकूमत की जानिब से जो बसंत का ऐलान किया गया था, डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने भी तारीख दे दी है और इनका ये कहना है कि बसंत का जो फेस्टिवल है इसको बड़े पुरअमन तरीके से मनाया जाएगा और लाहौरिये जो इस फेस्टिवल को मनाने के लिए, जिस तरह पहले पूरी दुनिया से लोग लाहौर में इस फेस्टिवल को मनाने आते थे, इस दफ़ा भी आएंगे और लाहौर का जो एक सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, वो पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने एक अपील की है कि सिर्फ जो गैर दाती डोर है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, हवाई फायरिंग ना की जाए। तो इस खूबसूरत त्यौहार को मनाने के लिए तमाम लोग, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तैयार हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकार हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खेल के मैदान से खबर है, वर्ल्ड कप हॉकी में कौमी हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी, टीम इंतजामिया के इस्तीफों का सिलसिला जारी है। कोचेस दानिश कलीम और रेहान बट ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दोनों कोचेस आज किसी भी वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। वर्ल्ड कप हॉकी में कौमी हॉकी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर टीम इंतजामिया की जानिब से इस्तीफों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में कोचेस दानिश कलीम और रेहान बट ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, जबकि दोनों कोचेस आज किसी भी वक्त मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफों का ऐलान भी किया जाएगा।
आपको बताते चले वर्ल्ड कप हॉकी में कौमी हॉकी टीम की जानिब से नाकिस कारकर्दगी पर टीम इंतजामिया का रद्द-ए-अमल सामने आने का सिलसिला जारी है और इस्तीफे दिए जा रहे हैं। कोचेस दानिश कलीम और रेहान भट्ट की जानिब से भी इस्तीफे का ऐलान किया गया है। हाउस भी गिले शिकवे करने के बाद खत्म हो गया, ताहम इजलास में लीगी क़यादत की नैब की कार्रवाई की मजम्मत भी सामने आई। मजीद कार्रवाई का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद बताएगा आज के इजलास की कार्रवाई क्या रही। बिल्कुल जी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 24वां इजलास था और इस साल का यानी रवां साल का ये आखिरी इजलास था, जो आज गुज़िश्ता इजलासों की निस्बत खासा बेहतर रहा। सिर्फ लिफाजियत की हद तक तो जंग रही, लेकिन इसमें शेर की उम्र का तज़किरा बहुत ज़्यादा हुआ। शेर की उम्र 16 साल होती है, बूढ़ा होता है तो उसको यूरिक एसिड हो जाता है। इसमें कितनी सदाकत है, शेर के हामियों से ही बात करेंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ बताइएगा, आज वैसे तो कोई शोर शराबा नहीं हो सका, लेकिन शेर की उम्र का तज़किरा ज़रूर हुआ है। क्या कहेंगे, वाकई शेर 16 साल बाद बूढ़ा हो जाता है, उसको यूरिक एसिड हो जाता है और अपने नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उठा सकता? देखें, शेर जो है ना, उसको एक सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और जो सफ़ात होती है ना, वो हमेशा अज़ल से शुरू हैं और अबद तक रहनी है। तो जो सखी है वो सखी रहेगा, जो शेर को सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल करता है वो हमेशा इस्तेमाल होती रहेगी, जो किसी कावड़ को और चक्करबाज को कहता है तो वो उसी तरह रहेगी। तो यहाँ शेर और चक्करबाजियों का रौला पड़ा हुआ है। शेर शेर ही है, क्योंकि वो शेर की सिफ्त है। मेरे साहब, शेर की सिफ्त की बात हो गई। आपकी 1 अरब 91 करोड़ की तरक्याती स्कीमें हैं, आपकी तरफ देख रहे होते हैं तमाम जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल्स के, ना वो गटर का ढक्कन लगवा सकते हैं, ना स्ट्रीट लाइट्स लगवा सकते हैं, ना वो अपना पैच वर्क अपने यूनियन काउंसिल में करवा सकते हैं। ये अब क्या फार्मूला इस पे होगा कि इस पर भी अमल दरामद हो, आपकी स्कीमों पर भी काम हो? देखें जी, हम आपको पता है 1.5 साल तक हमारा हाउस उसको स्कीम्स अप्रूव करता था, और उसके बाद जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है और पॉलिटिकल जो हमारे चेयरमैन हजरात हैं, काउंसलर्स हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो अपने अपने मोहल्लों में स्कीम्स करवाया करते थे। अब पिछले 4 महीने से जब से ये गवर्नमेंट आई है, हमने जो स्कीम्स यहाँ पास की थी, हमें एक ऑर्डर आया, मरासला आया सेक्रेटरी साहब की तरफ से और उनके चीफ इंजीनियर की तरफ से कि अब आप आइंदा सारी स्कीम्स जो वो हमें भेजेंगे। अब वो बिटवीन सेक्रेटरी ऑफिस और हमारे ऑफिस के तरफ। लॉर्ड मेयर की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। जानवरों की आलाइशों से मुज़र सेहत तेल की तैयारी रोकने के लिए डीजी फूड अथॉरिटी ने सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को खत लिख दिया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं इमरान यूनुस से। इमरान यूनुस, बताइएगा ये जो खत लिखा गया इसका क्या मतन है? जी, जानवरों की आलाइशों के इस्तेमाल से मुज़र से तेल की तैयारी की बाज़गश्त तो हम सुनते रहते हैं। ये आलाइशें निकलती कहाँ हैं? ये आलाइशें या तो मीट कंपनियों या जो मिसबा खाने हैं उनसे निकलती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो किया गया है कि स्लाटर हाउसेज या मीट कंपनियाँ, जिनमें तकरीबन अगर सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में पेमको और जो सरकारी मिसबा खाने हैं उनमें तकरीबन रोज़ाना सैकड़ों जानवर जो है वो ज़िबा होते हैं, जिनसे हज़ारों किलो आलाइशें जो हैं वो निकलती हैं। ये आलाइशें या तो जानवर के मालिक को दे दी जाती हैं या मार्केट में सेल कर दी जाती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़ा फैसला ये किया गया है कि अब इन आलाइशों को ज़ाया किया जाएगा। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से महकमा लाइफ स्टॉक से भी रब्ता किया गया है। इस हवाले से हम डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से बात करेंगे और जानेंगे कि जो ख़त लिखा गया है महकमा लाइफ स्टॉक को, उसके सर मज़ीद मंदरजात क्या है और ये फ़ैसला करने की असल वजह क्या थी? इमरान, देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने सन 2017 में रेगुलेशंस अप्रूव किए थे, जिन रेगुलेशंस में कैटेगोरिकली ये बात वाज़े तौर पर लिखी गई थी कि एनिमल फैट जो है उसका मां सिवाय बायोडीज़ल के कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और वो एक इफ़ेक्टिव रेगुलेशन है। और ये रेगुलेशन जो है ये पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ भी इनलाइंड है। EU के जो डायरेक्टिव्स हैं या जो FDA के रेगुलेशंस हैं वो भी इसी के मुताबिक हैं। मतलब ये एक्चुअली वहीं से आप समझ लें कि इसकी स्पिरिट जो है वो ओरिजिनेट हुई हुई है। इसके जो मुहर्रिकात हैं, जो इसकी वजूहात हैं, उसकी तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि एनिमल फैट से जो तेल बनता है वो इंसानी इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत होता है। वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स, उनके लिए भी ठीक नहीं होता। वो कार्सिनोजेनिक भी होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल के कॉन्टेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और दिल की बीमारियों का बाइस भी बनता है। देयरफॉर ये वर्ल्ड ओवर इस्तेमाल नहीं किया जाता फूड चेन के लिए।
اور اس کا جو واحد استعمال پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یا تو جو بہت زیادہ عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہے. عمران آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے موجودہ معاشی حالات میں درآمد کنندگان بھی مشکلات کا شکار ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی ممبر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کا یہ کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی برآمدات بڑھانے اور درآمدات کم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. ان کا مزید اس حوالے سے کیا کہنا تھا, جانیں گے شہزاد خان سے. شہزاد بتائیے گا. جی بالکل, موجودہ معاشی حالات میں اس وقت درآمد کنندگان بھی جو ہیں وہ مختلف مسائل سے دوچار ہیں. اس میں گروسری ایسوسیشن, اس کے علاوہ موبائل سیکٹر کے درآمد کنندگان اور آٹو سیکٹر کے جو درآمد کنندگان ہیں وہ مختلف مسائل سے دوچار ہیں, جس کے باعث کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. اس وقت چیف ایگزیکٹو آفیسر الفتح اور لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر عرفان اقبال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر, درآمد کنندگان جو ہیں وہ بھی خاصے سٹریس میں ہیں, کیا ایشوز ہیں اور ان کے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سلوشنز ہیں جو گورنمنٹ سے آپ لوگ چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میرے پاس شاہ عالم مارکیٹ سے اور مختلف جو امپورٹرز ہیں سارے میرے پاس آ جائے اور مجھ سے انہوں نے آگے شکایت کی کہ جی ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ترین ہو گیا, بلکہ ناممکن ہو گیا. دیکھیے, میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جی ہمیں ضرور کہتے ہیں جی ہم اسکویز کریں گے امپورٹس کو, ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, امپورٹ کو اسکویز کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ یکمشت جب یہ پورا لاگو کریں گے تو لوگوں کے کاروبار تباہ برباد ہو جائیں گے. خدا کے لیے اس کو گریجولی لے کے آئیں تاکہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کاروبار بھی اور اپنا اس کو سوچ سکیں. ادروائز بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. مارکیٹ میں بہت زیادہ کرنچ ہے, لوگوں میں بہت زیادہ ٹینشن ہے, سارا بزنس کمیونٹی پریشان ہے. خدا را اس کے اوپر کچھ کیا جائے اور ہمارے ساتھ مشاورہ کے ساتھ کیا جائے. اچھا سر, یہ چیز بتائیے گا, ڈالر کی گریجولی قدر بڑھی 140 تک اب تقریباً آ گیا ہے, اس سے کیا امپیکٹ پڑا ہے جو امپورٹ سے ریلیونٹ لوگ کاروبار کر رہے ہیں جن کا ملک میں متبادل مصنوعات دستیاب نہیں ہیں؟ دیکھیں, بے شمار آئٹم ایسی ہیں کیونکہ پاکستان میں سچی بات ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری تو ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس چیز کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ میں بھی بہت پیچھے ہیں. تو اگر آپ نے انڈسٹری کو بوسٹ لانا ہے تو آپ مختلف چیزیں جو ہے نا جو یہاں پہ لوگوں کو اپنا بوسٹ دیں, ان کو اپنا سپورٹ دیں تاکہ لوگ انڈسٹری میں آ سکیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات کہ جو چیزیں اب امپورٹ ہو کے آ رہی ہیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, اب کنزیومر آئٹمز ہیں جو ڈیلی یوز میں استعمال ہوتی ہیں, اگر آپ سارا کچھ ایک دم بند کر دیں گے تو حالات زیادہ پریشانی والے ہو جائیں گے. اور جو لوگ اس بزنس میں انوالو ہیں ان کی ٹوٹل جو اپنا بزنس ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, وہ سب کا سب ایک دم ختم ہو جانا. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں کہ آپ کو پتا تجاوزات کے سلسلے میں آج کل شاہ عالم مارکیٹ میں پورا ایک اپنا چل رہا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. خدا کے لیے ایسے نہ کریں. اس میں یہ ہوا کہ جو مافیا ہے وہ تو ساری دکانیں بیچ کے پیسے لے کے نکل گیا ہے. جو دکاندار ہیں چھوٹے چھوٹے جن کا بزنس جو پچھلے 20-30 سال سے وہاں پہ کر رہے ہیں, اور جو انتظامیہ اس وقت جو وہاں پہ انوالو تھی اس کو تو آپ نے پکڑا نہیں ہے. جو بندے کاروبار کر رہے ہیں ان کو ایک دم کاروبار ختم کر دیں گے. 20-30 سال سے وہ کاروبار کر رہے ہیں وہاں اسی جگہ پہ. خدا کے لیے اس کو بیٹھ کے سوچیں, اس کے اوپر کو فائن کا فارمولہ لے کے آئیں یا کچھ اس طریقے سے کیے تاکہ لوگوں کو ایک دم روزگار جو ہے نا وہ ختم نہ ہو جائے. یہ بہت زیادہ پریشانی اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی میری اپنی جماعت ہے اور ہم اس کے لیے ہمیشہ سے ویل وشر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ترقی آئے, اس ملک میں بہتری آئے. شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے. شہزاد, آپ کا بہت شکریہ. رکنی وفد نے شاہی قلعہ کا دورہ کیا ہے. اسپین سے آئے وفد نے پہلی بار لاہور کی تاریخی عمارتوں کا دورہ کیا ہے اور تاریخی عمارتوں کی خوبصورتی کو بھی سراہا ہے. توقیر اکرم سے جانیں گے. توقیر, بتائے گا وفد کی جانب سے کن خیالات کا اظہار کیا گیا؟ بالکل, میں اس وقت شاہی قلعے میں موجود ہوں جہاں پر اسپین کے 2 باشندوں نے آج شاہی قلعے کا دورہ کیا اور یہ سب سے پہلا دورہ ہے اسپین سے جو یہاں پر ان کے باشندے یہاں پر آئے ہیں اور یقیناً بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ پاکستان کا دل جو ہے وہ لاہور ہے اور لاہور کی تاریخی عمارات جو ہیں وہ یقیناً قابل دید ہیں. اور آج یہاں پر آئے جب یہ اناؤنس کیا گیا اسپین کے اندر کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, یہ قرار یہ جو ہے وہ ایشورٹی ہوئی, اس کے بعد جو ہے اسپین کے کچھ لوگوں نے یہاں پہ وزٹ کیا اور آج بھی اسپین کے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں جو کہ یقیناً بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں, ان کی خوبصورتی کو, اس کی تاریخی عمارات کو. اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور ان کے ٹرانسلیٹر جو کہ یہاں پر آ کے اس کی تاریخ کے بارے میں ان کو آگاہ کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اچھا سر, بتائیے گا سب سے پہلے کیسا لگ رہا ہے ان کو یہاں پہ آ کے؟ میری کوشش تھی کہ یہی بات کرتے لیکن نہیں سمجھ آئے گی ہمارے ویورز کو, تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیسا
क्या कहते हैं? इनको इधर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये बता रहे थे हमें कि जब ये इधर आए हैं बता रहे थे कि पाकिस्तान का इमेज था ये कि ये मुल्क टेररिस्ट है. Te están preguntando, por ejemplo, cuando llegamos aquí, ¿qué te sientes? Pues estupendamente, muy bien, porque me tratan muy bien y la verdad que estamos súper contentos, vamos, estamos muy bien. ये कह रहे हैं कि जब से हम इधर आए हैं ये हमें बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं और हमें एहसास हो रहा है कि इस जैसा बहुत कोई और मुल्क नहीं है. इस तरह की ये पाकिस्तान की इन लफ्ज़ों में ये तारीफ. मैम से पूछ के बताएं कि उन्हें ये हिस्टोरिकल जगह कैसी लग रही है. मैडम से पूछ के मुझे बताएं. Isa, te preguntan cómo te sientes en este palacio. Pues muy bien, porque me imagino como, o sea, esto está bien ahora, hace 400 años era fenomenal sin tener maquinaria. ये कह रहे हैं कि देखो ये बहुत ही तारीखी जगह है. आज से 400 साल पहले ये सब कुछ हाथों से बनाया गया था और कितना इनको पता थी. हाँ इनको उधर से कुछ सर्च करके आई थी, कुछ हमने बताई है, वो गाइड था साथ. वो कह रहे हैं चलो एक बात और जो लाहौर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कोई भी विजिटर्स आते हैं वो ज़रूर कहते हैं जो लाहौर है, तो एक दफ़ा आप इनसे कहें कि वो कहें ताकि जो देखने वालों को पता चले कि लाहौर वाकई लाहौर है. दिले और लाहौर है. लाहौर है. वेरी गुड. आपने सुना कि ये चीज़ जो है ये हर विजिटर के अंदर जो है वो दिखाई देती है. ठीक है, तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है. तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया. वेलकम बैक. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. कुछ शहरियों के मसाइल का जिक्र करेंगे. यूनियन काउंसिल 140 फतेहगढ़ का इलाका है जहां जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और इलाके में बदबू और ताफुन फैलने लगा है. इसी बारे में मजीद जानते हैं उस्मान खान जो वहां पर मौजूद हैं. उस्मान, बताएगा शहरियों की जानिब से क्या शिकायत की जा रही हैं, क्या मसाइल हैं रिहायशियों के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल 140 फतेहगढ़ में मौजूद हूँ और फतेहगढ़ में जगह जगह कूड़ा करकट गंदगी के ढेर पड़े हुए. और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये फतेहगढ़ की एक मेन सड़क है, मेन गली है. यहाँ पर एक तरफ रिहायशी इलाके हैं तो उसके साथ ही जो है बाहर जगह जगह गंदगी कूड़ा करकट के ढेर, जिसके बायस लोगों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, गुजरने वालों को. इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ के मुकामी लोग भी मौजूद हैं. हम मुकामी लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन कूड़े करकट की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना है. आप ये बताइएगा कि कूड़ा करकट है, इस हवाले से आपने कोई शिकायत नहीं की? हाँ जी, हमने बहुत मरतबा शिकायत की है मगर कोई शिकायत सुनता नहीं है. ये मुख्तलिफ पॉइंटों पे कूड़ा पड़ा हुआ है तो इसमें बीमारियां भी बहुत आ रही हैं, बहुत मसला बन रहा है. यूसी का बेड़ा गर्क हो चुका है. हमने बहुत मरतबा कहा, कोई सुनता नहीं है हमारी. बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही. यहाँ के यूनियन काउंसिल चेयरमैन अली इमरान भी हमारे साथ मौजूद है. अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये मेन सड़क पे कूड़ा पड़ा है, इस हवाले से आप कोई मुतलका इदारों को कोई शिकायत नहीं करते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने मुतलका इदारों को 12 मरतबा कहा है, अलबुराक वालों को, LWMC वालों को बेशुमार कहा है, लेकिन वो ना ये हमें जो है ना तावन बिल्कुल नहीं है. जब से ये कोऑर्डिनेटर इन्होंने लगा दिए हैं, सुबह से यकीन करें कि दरोगा जो होता है हमारा मुतलका यूसी का, वो उनको फ़ोन कर रहे हैं. 4-4 पॉइंट फ़ोन किए हैं लेकिन वो जनाब आ नहीं रहे. वो कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में बैठे एंजॉय गप्पे मार रहे हैं. लेकिन ये इलाके का बुरा हाल है. पीछे गलियों में भी हम हो के आए हैं और उधर भी ये ढेर लगे हुए हैं, लोगों के प्लाट भरे हुए हैं. ये तो खैर बड़ी आबादी है, सामने घर हैं, अच्छे अच्छे घर हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये देख लें ये आलम है. तो जहाँ छोटी आबादी है, छोटे छोटे घर हैं, तो वहाँ पे कूड़े का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है. ना लोगों के घरों से उठाया जा रहा है, ना वो जहाँ फेंक जाते हैं फिर मजबूर होकर लोग वहाँ से भी नहीं उठाया जा रहा. बिल्कुल, जैसे हमने चेयरमैन की बात सुनी, इनका कहना है कि इन्होंने लेबर कौंसलर राना इमरान और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा जो है वो इलाके के मुख्तलिफ मुकामात का भी दौरा किया और जगह जगह गंदगी के ढेर देखने के बाद जो है वो मुतलका इदारों से भी रब्ता किया, मगर मुतलका इदारों से रब्ता किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई. प्रिया उस्मान, इलाके की सूरत हाल बताने के लिए आगे बढ़ेंगे. आपको बताएंगे ईवान इकबाल में मून पब्लिक स्कूल के सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया. तकरीब का अहवाल जान लेते हैं अफीफा नसरुल्लाह से. जी अफीफा, बताइएगा. जी बिल्कुल, इस वक्त ईवान इकबाल में बेगम गवर्नर मौजूद हैं और यहाँ पर एक स्कूल जिसका नाम मून पब्लिक स्कूल है, आज उनकी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन थी, जलसा तकसीम इनामात, जिसमें बच्चों में इनामात तकसीम किए गए. बच्चों ने इंतहाई खूबसूरती से, इंतहाई पुरएतमाद तरीके से अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफ़तों को भी यहाँ पर दिखाया है. इस वक्त हमारे साथ मिसेस गवर्नर मौजूद है, प्रवीण सरवर. इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कैसा लगा बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर आप, और इन्होंने आज एक चेक भी पेश किया जो कि डैम फंड के हवाले से है. इनकी परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा और जो ये स्कूल में काम हो रहा है
हमारे जो प्रिंसिपल है मोहम्मद रियाज साहब और इनकी जो टीचर्स है, क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत दफ़ा ये ज़हन में आता है हम कैसा मुल्क बना रहे हैं और कैसे हमारे बच्चे आगे तैयार हो रहे हैं। यहाँ देख के मुझे यकीन आ गया हमारा मुल्क भी अच्छा होगा, हमारे बच्चे बहुत अच्छे तैयार भी हो रहे हैं, उनकी डिसिप्लिन, उनकी एजुकेशन, क्योंकि ये 5 कैंपसेस चला रहे हैं, 6000 बच्चे हैं और आज 1700 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन लिया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अचीवमेंट है और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, और सामने यहाँ पर चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है, आज बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, बड़ी एक म्यूचुअल आप लोगों की कोऑपरेशन नजर आया? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैम साहबा का आना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स अ लॉट। और 25वीं सालगिरह है मून पब्लिक स्कूल की, तो आज मैडम ने यहाँ पर केक भी काटा है और इनकी सालगिरह को इनके साथ मिलकर मनाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफीफा, आप हमारे साथ मौजूद थी। तकरीब में बच्चों की जानिब से शानदार परफॉर्मेंसेज जहाँ पेश की गई, वहीं बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया।